बुलेटिन का आगाज करते हैं। पेशावर के इलाके तहकाल में एक शख्स ने अपने ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। अब्दुल्ला नामी शख्स की फायरिंग से उसके वालिद जान मोहम्मद, चचा फकीर मोहम्मद और 3 भाई हलाक हुए। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ आफ्ताब मोहम्मद से। आफ्ताब, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये वाक़या पे तहकाल में पेश आया है और गुले बाबा के मकाम पर अब्दुल्ला नामी नौजवान जो पुलिस के मुताबिक वो जहनी मरीज़ था और उसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। और यहाँ पर इस हवाले से जब हमने अहले इलाका से बात की तो उनका भी यही कहना था कि ख़ुद भी का पास स्टूडेंट भी था, ग्रेजुएशन किया हुआ था। तो उसने कई माह से, वो लगभग 9 माह से वो घरेलू कुछ मामलात पर अपने वालिदैन से नाराज़ था। और आज अचानक उन्होंने अपने वालिद जब उसके घर पर मौजूद थे, इस तरह 3 भाई भी मौजूद थे। हालांकि उसकी उस वक्त एक बहन थी और माँ वो मदरसे में गई थी, तो उन्होंने अचानक फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में उसके वालिद जाबा हो गए हैं। और इसी तरह उसके 3 भाई, जो एक फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म था, इस तरह एक मैट्रिक में पढ़ता था और एक छोटा था जो मकामी मदरसे में पढ़ता था, तो सारे के सारे वो जाबाक हो गए हैं। और इसी हवाले से यहाँ पे मकामी लोगों का मजीद कहना है कि बाद जो उन्होंने खुद देखा कि उसने कत्ल किए 5 अफराद को अपने। और इस वक्त जो उसका एक चचा दुकानदार था, तो वो जब फायरिंग की आवाज़ें उसने सुनी तो अचानक घर में आ गया, तो उन्होंने उस पर भी फायरिंग कर दी। तो इसी तरह उसने अपने वालिद, 3 भाई और चचा को कत्ल किया। और बाद उन्होंने खुद को भी गोली मारकर खुदकशी कर लिया। और इस मौका पर चूंकि उसकी एक छोटी बहन जब रह गई है और इस तरह वालिदा वो एक मकामी मदरसे में गई थी, वहाँ पर वो घर पे मौजूद नहीं थी, तो बाद उसकी जो लाशें थी मकामी लोगों ने अस्पताल पहुँचा दी गई। और इसी सिलसिले में पुलिस ने बाकायदा तौर पर एक जो रोजनामचा रिपोर्ट है वो दर्ज करा ली है। और पुलिस का भी यही कहना है कि वो जहनी तौर पर मरीज था, उसका तवाज़ुन जहनी ठीक नहीं था। और इसी तरह यहाँ पर मकामी लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने यही भी बताया कि कई अरसे से वो घर में नाराज था। मोहम्मद आगाह कर रहे थे। खबर दें आपको खानपुर से। खानपुर महर में 62 अफराद की धमकियों ने गरीब बाप और बेटे को जहर पीने पर मजबूर कर दिया। रिश्ते के तनाजे पर नौजवान लड़के कैलाश कुमार ने स्याह पत्थर खाकर जिंदगी का दिया बुझा दिया। बेटे की मौत का सुनकर बूढ़े बाप चितराम ने भी जहरीली दवा पी ली। कैलाश पेशे के एतबार से दर्जी था। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है खानपुर महर में, जहां 62 अफराद की धमकियों ने गरीब बाप और बेटे को जहर पीने पर मजबूर कर दिया। बात करें सियासत की। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। शहरी रहमान और नवीद कमर का कहना है कि हुकूमत के साथ अब तामुन नहीं होगा, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। कि नई हुकूमत है उसको जो है उसके साथ कोऑपरेट करे, कुछ लोगों के लिए हम भलाई लेकर आए, लेकिन वो लगता नहीं है कि ये हुकूमत का कोई ऐसा इरादा है। तो ठीक है, फिर जैसे शहरी ने कहा, फिर दमादम मस्त कलंदर। और अब बात करते हैं अली रजा आबिदी के बारे में। कराची में एमक्यूएम के साबिक रहनुमा अली रजा आबिदी के कत्ल का मामला तफ्तीशी हुकाम और गिजरी पुलिस मुकदमे के बयान के लिए अली रजा आबिदी के घर पहुंच गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकदमे के लिए अहले खाना का बयान कलमबंद किया जाएगा। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएंगे कराची में एमक्यूएम के साबिक रहनुमा अली रजा आबिदी के मामले पर अहले खाना का बयान भी कलमबंद किया जाएगा। दानियल सैयद से इस बारे में जानते हैं। दानियल, बताएगा कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी देखिए, बिल्कुल रोज जो कराची के इलाके डिफेंस खैबान गाजी में गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिससे एमक्यूएम के साबिक रहनुमा अली रजा आबिदी जहाँ बहक हुए थे, उस हवाले से पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है और तहकीकात के दायरा कार को मजीद वसी करने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसके इंदराज के लिए गजरी पुलिस और तफ्तीशी जो हुकाम है, जिसमें SSP भी शामिल हैं, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशनल, दोनों SSP इस वक्त साबिक जो मुत्तहदा के रहनुमा थे मकतूल अली रजा आबिदी उनके घर पे पहुंचे हैं, जहाँ पे उनके अहले खाना से करीबी जो उनके रिश्तेदार हैं उनका बयानात कलमबंद किए जाएंगे और उन बयानात की रोशनी में मुकदमा थाना गिजरी में दर्ज किया जाएगा इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात के तहत। दूसरी जानिब जो मकतूल अली रजा की गाड़ी थी, उस गाड़ी का फॉरेंसिक जो है वो मुकम्मल कर लिया है और साथ ही साथ जिस मकाम पर अली रजा आबिदी को उनके घर के बाहर जहां निशाना बनाया गया था, उस तमाम एरिया की जो फॉरेंसिक की जा रही है ताकि
اور چیزیں کلیئر ہو سکیں کہ جو دہشت گرد تھے، جو حملہ آور تھے، وہ کس کس سے رابطے میں تھے. تاہم پھر اس کی روشنی میں تحقیقات کو مزید وسیع کیا جائے گا. تاہم جو کھول استعمال کیے گئے تھے ان کی فورنسک پہلے ہی آ چکی ہے، وہ اسلحہ بھی پہلے استعمال ہو چکا ہے. مقدمہ درج کیا جانا تھا جس کا انتظار تھا. سید آگاہ کر رہے تھے. کی تحقیقات جاری ہیں. واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ ایک اور واردات سے میچ کر گیا ہے. تحقیقات کے حوالے سے مزید ہم بات کریں گے سعد بخاری سے، جو کہ اس وقت جائے وقوع پر ہی موجود ہیں. سعد بتائے گا کہاں تک اب تک یہ تحقیقات پہنچی ہیں؟ جی علی رضا عابدی قتل کیس کی تحقیقات میں اب تک جو پیش رفت ہوئی ہے اس کے مطابق جو گولیوں کے خول ملے تھے انہیں فورینزک رپورٹ ابتدائی آئی ہے، اور 10 دسمبر کو احتشام نامی نوجوان کے قتل میں جو 30 بور پستول استعمال کی گئی اس سے کہا جا رہا ہے حکام کی جانب سے کہ اسلحہ میچ ہوا ہے. جائے وقوع سے گزشتہ روز جو واقعہ پیش آیا علی رضا عابدی کے گھر پہ، میں اسپاٹ پہ موجود ہوں، یہ وہ مقام ہے جہاں وہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا. اس میں حکام کے مطابق مجموعی طور پر 7 فائر کیے گئے، جن میں سے 5 خول ملے، ان کو فورینزک ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا، اور ان کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق جو ہے احتشام نامی نوجوان کے قتل میں جس کو 10 دسمبر کو قتل کیا گیا تھا، جو اسلحہ استعمال کیا گیا اس سے یہ میچ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حکام کا یہ کہنا ہے کہ علی رضا عابدی عام طور پر فشریز سے نکلنے کے بعد اپنے دفتر سے اپنے ریسٹورینٹ جایا کرتے تھے، لیکن گزشتہ روز وہ اپنے گھر لوٹے، یعنی کہ جس وقت وہ گھر آتے تھے اس وقت نہیں آئے بلکہ اس سے قبل آ گئے، کیونکہ آج ان کی بیٹی کو بیرون ملک روانہ ہونا تھا. ملزمان جو مسلح ملزمان تھے وہ موٹر سائیکل پر سوار تھے، انہوں نے کافی دور سے ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور پیچھا کرنے کے بعد عین اس وقت جب وہ اپنے گیٹ پر پہنچے ہیں گاڑی لے کے، پیچھے سے ملزمان آئے ہیں، انہوں نے فائرنگ کی ہے. پہلے ایک ہاتھ سے گولی چلاتے رہے، اس کے بعد ملزم نے دوسرے ہاتھ سے مزید فائر کیے ہیں، اور چند سیکنڈ میں واردات مکمل کرنے کے بعد وہ روانہ ہو گئے. اس سلسلے میں ایک جو سیکیورٹی گارڈ تھا جس نے گھر کا دروازہ کھولا تھا اس کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا ہے، اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں. تمام ترزابیوں میں تحقیقات کی جا رہی ہیں. فی الحال صرف اتنا ہی ہے کہ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ ساتھ مزید 7 افراد ہیں جن کے بیانات قلمبند کیے گئے ہیں، اور فورینزک کی ابتدائی رپورٹ میں 30 بور پستول استعمال کی گئی ہے جو احتشام نامی نوجوان کے قتل میں سے میچ کرتی ہے. سعد بخاری بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور مقتول علی رضا عابدی کے قتل کے عینی شاہد سیکیورٹی گارڈ قدیر کا ویڈیو بیان 24 نیوز نے حاصل کر لیا ہے. گارڈ کا کہنا ہے کہ میرے بائیں ہاتھ میں گن موجود تھی، دائیں ہاتھ سے میں نے دروازہ کھولا، دروازے کا ایک حصہ ہی کھولا تھا کہ فائرنگ کی آواز آئی، گن لوڈ کرنے کی کوشش کی لیکن گن لوڈ نہ ہو سکی. گارڈ کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو دکھاتے ہیں. جیسے میں ڈیوٹی پہ بیٹھا تھا تو گاڑی آئی اور رکی، ٹرن کیا گیٹ کی طرف صاف کی. تو ہمیشہ ساتھ میں مسلسل یہ عادت ہے وہ ٹرن کرتے ہیں گاڑی، ہارن نہیں مارتے. تو جیسے رکی تھی میں گارڈ روم اندر ہے، اس کا اندر ہی گیٹ ہے، اندر بیٹھا تھا. گاڑی ٹرن ہوئی تو مجھے پتہ چلا جو گاڑی آئی ہے. میں اٹھا، الٹی سائڈ میں میرے گن تھی ہاتھ میں 12 بور رپیڈر. جب وہاں پہ میں نے گیٹ کھولا، 2 گیٹ ہیں دونوں اندر کھولتے ہیں. جب میں نے ایک ہی گیٹ کھولا، ابھی ٹک میں نے اسی گیٹ کو کھولا، ٹک 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 آواز آئی فائرنگ کی تو میں نے اس گیٹ کو چھوڑ کر چمر کیا گن. جب میں نے دیکھا ہے دوسرا گیٹ ابھی نہیں کھلا تھا، گاڑی لگی ہوئی ہے اور بات یہ نظر کوئی نہیں رہا، میں نے فائر کر دیا. فائر نہیں ہوا گن میں نے لوڈ کر دیا، اس نے کارتوس نہیں اٹھایا، چمر میں نہیں ہوا ہے. تو صاحب دیکھا ہے تو وہ بالکل یہاں سے خون جا رہا ہے، ایسے پڑا ہوا ہے. بات یہ جو گن ہے جب سے میں آیا ہم خالی میگزین نکال کے چیک کرتے تھے. میں دن والے کو چیک کر کے دیتا تھا اور دن والا رات کو مجھے دیتا تھا. اور نہ فائر کا کمپنی نے ہمیں اعتراض کیا ہے جو نکال کر دیکھو چیک کرو، نہ ہمارے کو سیر نے بولا ہے کبھی 1 مہینہ 25 دن کے اندر بھائی فائر چلاؤ، گن چیک کرو چل رہی ہے نہیں چل رہی. تو ہم اٹھا کر بیٹھے ہوتے تھے. جس ٹائم میں نے چلایا ہے اس ٹائم واقعے کے دوران تو اس نے چمر نہیں کیا، میں نے 2 بار چمر مارا ہے گن تو چمر نہیں ہوئی ہے. اس نے کارتوس راؤنڈ اٹھائے نہیں، 5 راؤنڈ جو ہیں گن کے میگزین میں تو وہ چمر نہیں کر رہی تھی. سیکیورٹی گارڈ کا کیا کہنا تھا یہ آپ نے جانا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ امن و امان کی صورتحال پر برہم ہو گئے. کہتے ہیں 6 ہفتوں میں 6 بڑے واقعات ہو گئے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مکمل خود مختاری دی لیکن نتائج اچھے نہیں مل رہے. قاتل گرفتار ہو جائیں گے نہیں، قاتل گرفتار چاہیے. مزید انہوں نے کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں.
MQM पाकिस्तान के रहनुमा रज़ा आब्दी का कत्ल। वज़ीर आला सिंध ने किया शदीद बरहमी का इजहार। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शहर में अमन व अमान से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने तशवीश का इजहार किया और कहा कि पिछले 6 हफ्तों में दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग के 6 वाक़यात हो गए। दहशत गर्द इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुप करके बैठ गए हैं। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? मेरी गलती है, किसी और की गलती है। लेट अस आर वी नॉट फोकसिंग ऑन अ प्राइमरी वर्क जो हमें करना चाहिए ऑफ पुलिसिंग। क्या हम किसी और डायरेक्शन में चले गए हैं, कुछ और सोच रहे हैं? प्लीज़ इस पे हमने फोकस करना है, बिकॉज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आई एम हियर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द प्रोविंस। दैट इज़ माई प्राइमरी जॉब, दैट इज़ द प्राइमरी जॉब ऑफ द पोलिटिकल गवर्नमेंट। इफ़ वी फेल इन डूइंग दिस, वी आर नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू माई वर्क। बाकी चीज़ें एक तरफ हैं, वो होती रहेंगी। इजलास के दौरान DIG साउथ जावेद आलम ओढो ने ब्रीफिंग दी और बताया कि जाए वक़ुआ से गोलियों के 5 खोल मिले हैं, जिन्हें फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। अली रजा आब्दी के आईफोन को तहवील में लेकर डिकोड करवाया जा रहा है, जिससे मजीद शवाहिद को इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि पुलिस ने अली रजा आब्दी के वालिद का इंटरव्यू भी किया है। DIG ने बताया कि CCTV फुटेज में काफी शहादतें मौजूद हैं, जिनके जरिए कातिल जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस मौके पर वजीर आला सिंध ने कहा कि कातिल गिरफ्तार हो जाएंगे नहीं, मुझे कातिल गिरफ्तार चाहिए। आपके लिए चलते हैं लाड़काना, जहां साबिक वज़ीर आज़म परवेज अशरफ मीडिया से बात कर रहे हैं। ना भी कोई मुश्किल काम नहीं होता। असल तो बात यह है कि वो इल्ज़ामात जो हैं जब तक वो साबित ना हो जाए, लेकिन आज बदकिस्मती के साथ एक तो जो है जिस पर इल्ज़ाम लगते हैं वो अदालत में उसको अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। लेकिन ये जो आपकी अदालत है, इस अदालत में मैं समझता हूँ वो जो कानून की अदालत में वहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी अदालत से गुजरते हुए ही मैं समझता हूँ कि उसका तो काम हो जाता है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमने ये जो इल्ज़ामात का निज़ाम शुरू कर दिया है, ये जो हमने मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया है, ये जो मीडिया पर हमने अदालत लगा ली है, मैं देख रहा हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर कि इसके दूरस नताइज जो हैं कोई अच्छे नहीं होंगे। मुल्क की सियासत पर इसके मनफी असरात मुरतब होंगे। आज एक आदमी जो है वो अगर उस पर कोई इल्ज़ाम आता है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है, कानूनी रास्ता ये है, आइनी रास्ता ये है कि वो अपनी बेगुनाही अदालत में जाकर साबित। हुकूमती वुज़रा जो है वो ये मुसलसल कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के पास जेल में होंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इस्लामाबाद में FIA साइबर क्राइम ने कार्रवाई करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्वस मुलजिम जुनेद को गिरफ्तार कर लिया है। इसी बारे में बात करेंगे, बिलाल विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा इस कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, FIA साइबर क्राइम सेल ने इस्लामाबाद के इलाके में कार्रवाई की है और चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्वस एक मुलजिम को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम का नाम जुनेद बताया जा रहा है और ये कमसन बच्चों के साथ ज्यादती करता था और वीडियोस बनाया करता था और उसके बाद जो है वीडियोस उनको दिखाकर जो है ब्लैकमेल करता था और कहता था कि मुझे पैसे दो, अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं ये वीडियोज़ जो है सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँगा। और जो बच्चे पैसे नहीं देते थे उनको इस तरह धमकाया करता था। FIA ने जो है कार्रवाई करते हुए इस मुलजिम जुनेद को जो है गिरफ्तार कर लिया है और इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जो है जारी है। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर आपको देंगे एबटाबाद से, जहां हवेलियां के इलाके में 3 साल की बच्ची दरिंदगी का शिकार हो गई। नामालूम अफराद ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मुतासरा बच्ची गुज़िश्ता रोज से लापता थी, जिसकी लाश वीराने से मिली है। एबटाबाद का इलाका हवेलियां है, जहां अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 3 साल की बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। नामालूम अफराद ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। मुतासरा बच्ची गुज़िश्ता रोज से लापता थी, जिसकी लाश एक वीराने से मिली है। टेक्सला में चोरपुरी वेटरनरी मार्केट का सफाया कर गए। वेटरनरी मार्केट की दुकान से चोर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। टेक्सला में यह वाक़या पेश आया है, जहां पर पूरी वेटरनरी मार्केट का चोर सफाया कर गए हैं। मार्केट की दुकानों से चोर लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज कर दिया है। और सियालकोट से आपको खबर देंगे, जहां इश्तिहारी मुल्जिमान की शहरियों से भत्ता मांगने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। इश्तिहारी मुल्जिम ने बैरून मुल्क से शहरी को व्हाट्सएप कॉल की और भत्ता ना देने पर शहरी के घर और दुकान पर फायरिंग और कत्ल की धमकियां भी दी गईं। सियालकोट में इश्तिहारी मुल्जिमान सरगर्म हैं। शहरियों से भत्ता मांगने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। इश्तिहारी मुल्जिम ने बैरून मुल्क से शहरी को
व्हाट्स ऐप पर कॉल की और भत्ता न देने पर शहरी के घर और दुकान पर फायरिंग की और उसे कत्ल की धमकियां भी दी गई। सीटीटी कोयटा ने सरेआब में कार्रवाई की है और कलअदम तंजीम के अहम दहशतगर्द मलिक यार मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 3 किलो धमाका खेज मवाद, 2 दस्ती बम और 9mm पिस्तौल भी बरामद हुआ है। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार दहशतगर्द ने अहम वारदातों में मुलविस होने का इंकशाफ किया है। 2015 में कलअदम तंजीमों में शमूलियत इख्तियार की थी, ये इंकशाफ किया गया इस दहशतगर्द की जानिब से। उसका कहना है कोयटा 2016 में अदालत रोड पर FC पर खुदकुश हमला किया, जबकि भूसा मंडी RRG सरेआब रोड ट्रैफिक पर पुलिस पर हमला भी किया गया था। अभी आपको बराह रास्त लाड़काना लिए चलेंगे, जहां पर पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह मीडिया से बात कर रहे हैं। और ये जो केसेस बनाए गए हैं, आपको याद है केसेस तो पहले वो भी बनाए गए थे जब आसिफ साहब पर बनाया गया था कि किसी के टांग पे बम बांध के भी उन्होंने पैसे निकलवाए बैंक में, और बहुत सारी चीज़ें। और जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनके लिए मुख्तलिफ बातें मीडिया में आ रही हैं कि जी वो जब चीफ मिनिस्टर बने तो कोई ओमनी का आशीर्वाद उनको हासिल था उस ग्रुप का। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब आपको पता है सीनियर हैं, उनके वालिद साहब भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पीपल्स पार्टी के वो डाई हार्ड वर्कर हैं। और ये वाहिद कम उम्र नौजवान हैं जिनको बीबी शहीद ने खुद CEC का मेंबर किया था, फिर ये मुख्तलिफ वजारतों में भी रहे हैं और वो मेरिट पे चीफ मिनिस्टर बने। और ये जो केसेस हैं ये सारी फर्जी कहानी है और इसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। अब आप देखेंगे जब हमारे वकला वहाँ पे जवाब पेश करेंगे, जो इन्होंने ये रिपोर्ट दी हैं उसका हमें टाइम दिया गया है, तो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। ये एक कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है हमारी लीडरशिप की, आसिफ अली जरदारी साहब की, अदीब फरियाल की, या दीगर जो हमारे रहनुमा हैं उनकी। अब देखें कितने बड़ी चीज़ें बताई गई, लेकिन निकला उसमें से क्या? वो जी मनी लॉन्ड्रिंग के बाद वो सिर्फ क्लोथ लॉन्ड्रिंग निकल आई, उसके बिल निकल आए उसमें से। वो जी सदके के बकरों के पैसे दिए गए, जी वो 15,000 का खाना बिलावल साहब ने किसी को खिलाया उसका बिल है। मतलब ये वो चीज़ें हैं जिनमें लोगों को खामखा उलझाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो अकाउंट्स हैं इनका भी एक रब्त बनाया जा रहा है जिसमें कोई सदाकत नहीं है। ठीक है, अगर किसी अकाउंट से बिल अदा हुए हैं तो ये वो अकाउंट है जिस अकाउंट के तहत जरदारी फैमिली की जो ज़मीनें हैं या भुट्टो साहब वालों की, जिसका गन्ना इन शुगर मिलों में गया है। और ये एक रिकॉर्ड पे है, ये को आज हम बात नहीं कर रहे, ये उनके टैक्स जो उन्होंने भरे हैं गोशवारे उसमें भी मौजूद है और दीगर भी वो जो हर साल अब तो भरना पड़ता है, ये सारी चीज़ें उसमें हाईलाइट हैं। लेकिन उन्होंने कोई वहाँ से अकाउंट उठा रहे हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो फालूदे वाले का अकाउंट था, ये जो लाड़काने वाले से अकाउंट था, लाहौर वाला अकाउंट था, और बहुत से अकाउंट निकले, वो अकाउंट गए कहाँ? वो जब देख रहे हैं कि उनका रब्त कोई भी पीपल्स पार्टी या किसी और इनके करीबी लोगों से नहीं मिलता, तो कहते हैं जी ये तो वो है ट्रेड अकाउंट है, और फिर वो खामखा की बातें होती हैं, इनमें से कुछ नहीं निकलेगा। आप देखेंगे जी। सिंध के सीनियर वजीर जो हैं सैयद नासिर हुसैन शाह मीडिया से बात कर रहे हैं, आपने बराह रास्त देखा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात करेंगे अली रजा आब्दी के कत्ल की। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड के मौकिफ में तजाद है, कौन सच्चा कौन झूठा, मामला उलझ चुका है। गार्ड कदीर गन लेने के लिए घर के अंदर गया, पीर मोहम्मद शाह का ये कहना है, जबकि कदीर का ये कहना है कि गन मेरे पास थी, उसे लोड नहीं कर सका था। ये बयान सामने आया गार्ड का, लेकिन इसमें तजाद भी सामने आ गया है। जिस टाइम मैंने चलाया है उस टाइम वाक़े के दौरान तो उसने चिमर नहीं किया, मैंने 2 बार चिमर मारा है तो चिमर नहीं हुई है। उसने कारतूस राउंड उठाए नहीं, 5 राउंड जो है गन के मैगजीन में, तो वो चिमर नहीं कर रहे। गार्ड्स की इनएक्शन की वजह से, क्योंकि आपने वीडियो देखी होगी, दरवाज़ा उसने खोला है और फ़ौरन फायरिंग हुई है, तो एज अ गार्ड उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इस तरह के वाक़े में उसको क्या करना है, बजाय कि वो उसको रिटेलिएट करता, फायर बैक करता। वो अंदर चला गया और उसने उसके फादर को बोला कि मुझे कोई वेपन दे दें ताकि मैं इनको शूट बैक कर सकूं। जिस टाइम मैंने चलाया है उस टाइम वाक़े के दौरान तो उसने चिमर नहीं किया, मैंने 2 बार चिमर मारा है तो चिमर नहीं हुई है। उसने कारतूस राउंड उठाए नहीं, 5 राउंड जो है गन के मैगजीन में,
तो वो चिमर नहीं कर रहे। गार्ड्स की इन एक्शन की वजह से, क्योंकि आपने वीडियो देखी होगी, दरवाज़ा उसने खोला है और फ़ौरन फायरिंग हुई है, तो एज अ गार्ड उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि इस तरह के वाक़े में उसको क्या करना है, बजाय कि वो उसको रिटेलिएट करता, फायर बैक करता। वो अंदर चला गया और उसने उसके फादर को बोला कि मुझे कोई वेपन दे दें ताकि मैं इनको शूट बैक कर सकूं। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि एहतसाब का अमल वफादारियां तब्दील कराने के लिए है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि जो झुक गया उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। भुट्टो खानदान के ऊपर भी बहुत केसेस बनाए गए। उन्होंने कहा कि हमें हक हासिल है कि इल्जामात का दिफा करें। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। बिल्कुल किसी तरह की गलती को डिफेंड करने के लिए नहीं है, लेकिन इल्जामात का बहरहाल हमने दिफा करना है और वो इल्जामात तारीख में हमारे खिलाफ गलत लगते रहे। और ये जो एहतसाबी अमल है ये लोगों की वफादारियां तब्दील करने का जरिया रहा। आज फिर हम देख रहे हैं ये जो बड़े बासूल और नए पाकिस्तान वाले थे, ये कहते थे लोटे पैदा करते हैं, वफादारियां तब्दील कराते हैं। कल तो खैर हमारी एजेंसियों का हमेशा रोल रहा, उन्होंने पैट्रियट भी बनाए हैं, उन्होंने बहुत सारी वफादारियां और तब्दील कराई। खबर आपको देंगे, वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैस बहरान के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को इंक्वायरी करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा 24 न्यूज़ बशीर चौधरी से। बशीर, बताइएगा, इमरान खान ने ये रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास था, जिसमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पे एक रिपोर्ट पेश की जो चेयरपर्सन ओगरा की सरबराही में बनाई गई थी, जिसमें गैस बहरान के ज़िम्मेदारों का तयन किया जाना था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस रिपोर्ट को मुस्तरद किया और सेक्रेटरी पेट्रोलियम की सरबराही में एक मज़ीद नई कमेटी जो है वो तश्कील देते हुए 28 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करने का कहा है। और वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये छोटा मामला नहीं है कि इसको नज़रअंदाज किया जा सके। जिसने भी अवाम को तकलीफ पहुंचाने में अपना जो है किरदार अदा किया या जो मुलविस था उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और वज़ीर आज़म ने दीगर हुक्काम हैं उनको भी ये बावर कराया है कि किसी भी सूरत आइंदा जो है वो गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे इक़दाम उठाए जाएंगे कि अवाम को कम अज़ कम जो है वो नुकसान ना उठाना पड़े या उसको कोफ्त ना उठानी पड़े। सही, बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी आपका। कोट लखपत जेल लाहौर में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लिटरेचर की 7 किताबें मंगवा ली। आज के दिन नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए किसी ने नाम ना दर्ज कराया। मुलाकात के लिए नाम अंदराज ना होने से फहरिस्त ना भिजवाई जा सकी और ज़राए के मुताबिक कल किसी सियासी रहनुमा या वर्कर की साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्के नहीं, सिर्फ अहले खाना और मुतल्लिका वकला ही मुलाकात कर सकेंगे। खुसूसी मुलाकात के ख्वाहिशमंदों को महकमा दाखिला की इजाज़त लेना पड़ेगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि नियाजी साहब आप अवाम के वोटों पर डाका डालकर जाली वज़ीर आज़म बने हैं, इसी तरह आपका एहतसाब भी जाली है। नियाजी साहब आप खिलाड़ी नहीं अनाड़ी हैं। जिस तरह आपने अवाम के वोटों पर डाका डालकर एक जाली वज़ीर आज़म का आपने अपना जो है ना वो इंतखाब किया, उसी तरह जाली एहतसाब है। कौम के सामने अपनी बहन मोहतरमा अलीमा खान के एसेट्स और उनकी सोर्सेस लेकर आए, तब हम जानेंगे कि आप शफाफ एहतसाब पर यकीन रखते हैं। अगर आप में हौसला है, जिस तरह आपने बेदर्दी से गरीबों की झोंपड़ियां उड़ा दी, उनके खोखे, उनकी छत उनके सर से छीन ली। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि इमरान खान को अनाड़ी कहने वाले खुद अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। हमजा शहबाज खानदान के अफराद की जायदाद का हिसाब दें और इसी जज्बे से दें जिससे लूट मार की। हमजा शहबाज साहब खुद, उनके अबू जी, उनके तायाबा जेल, हवालात और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अनाड़ी हैं। हमजा शहबाज साहब, आप अपने खानदान की, अपने तायाबू की, अपने वालिद साहब की और अपनी और अपने खानदान की करप्शन का हिसाब किताब उसी एहतमाम
اسی جذبے اور اسی انسلام کے ساتھ دیں کہ جس جذبے، جوش، ولولے اور تسک و احتشام کے ساتھ آپ نے اس ملک کو لوٹا تھا۔ عمران خان صاحب سے بڑا کھلاڑی کوئی نہیں ہے۔ احتساب کی میدان کے اندر، انتظامی معاملات کے اندر، جذبے اور جرت کے اندر، جذبہ حب الوطنی کے اندر اور ملک اور قوم کی خدمت کے حوالے سے ان سے بڑا کوئی کھلاڑی نہیں ہے۔ سابق وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے کہ شیخ رشید نے سپریم کورٹ میں غلط بیانی کی۔ شیخ رشید کو جلن اور حسد سے گریز کرنا چاہیے۔ نیب کا رویہ ٹھیک ہے لیکن نیب قانون پر اعتراض ہے۔ وہ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں گفتگو کر رہے تھے۔ بات ہو گئی ہے، بس آج پیش ہوئے ہیں، اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ ریلوے میں میں نے گراں قدر کام کیا ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ شیخ رشید صاحب نے سپریم کورٹ میں لوکوموٹیوز کی پرائز کے حوالے سے غلط بیانی کی ہے۔ نہ تو 22 کروڑ کا لوکوموٹیو امریکہ کا آتا ہے اور نہ 44 کروڑ میں خریدا گیا۔ دونوں فگرز انہوں نے سپریم کورٹ میں غلط، دونوں فگرز غلط ہیں ان کے۔ نہ قیمتیں، یعنی جس قیمت پہ ملتا ہے وہ بھی غلط بتا رہے ہیں اور جس پہ لیا وہ بھی غلط بتا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں انہیں جلن اور حسد سے گریز کرنا چاہیے۔ میرے سے رویہ ان کا ٹھیک ہے لیکن مجھے نیب قانون پہ اعتراض ہے، اور جو میرے خلاف کیس ہے وہ غلط ہے۔ کون کون سی انکوائری شروع ہونی ہے بھائی؟ ہماری باری جو آئی گئی اس وقت نواز شریف صاحب کو جو سزا دی گئی ہے اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ احتساب کے نام پہ مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اور موجودہ حکومت کی جانب سے باتیں تو بڑی بڑی کی گئیں لیکن عملی تصویر اس سے مختلف ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے سادگی کے دعوے بھی صرف دعوے ہی رہ گئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 4 روزہ غیر ملکی دورے کے دوران خصوصی طیارہ استعمال کر کے سادگی کا نعرہ روند ڈالا۔ اسی بارے میں تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھ لیتے ہیں۔ سادگی سادگی سادگی، کہاں گئی سادگی؟ وزیراعظم عمران خان نے اقتدار سادگی اور کفایت شعاری کے بہت لیکچر دیے۔ بیرونی دوروں میں خصوصی جہاز استعمال نہ کرنے اور فرسٹ کلاس کی بجائے کلب کلاس میں سفر کے دعوے کیے۔ عمران خان سادگی اختیار کرے، کوئی بدلے نہ۔ میں آپ کی طرح کا ایک شہری ہوں، اگر میرے پاس ذمہ داری زیادہ تو یہ نہیں مطلب کہ میں اسمان پہ چڑھ جاؤں اور جو آج تک جو ہمارے میں جو پاور میں آتا ہے وہ اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں۔ عمران خان سادگی اپنانے کا اعلان تو کر بیٹھے مگر اس پر لیا پھر یو ٹرن۔ وزیراعظم نے خود بھی بیرون ملک سفر کے دوران خصوصی طیارہ استعمال کیا۔ اب وزیر خارجہ شاہ محمود بھی اسی ڈگر پر چلتے ہوئے 4 ملکی دوروں میں خصوصی طیارہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے ایک اور یو ٹرن کہیں یا مجبوری؟ وزیراعظم تو خود سادگی کے نام پر بنی گالا سے وزیراعظم ہاؤس تک ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہیلی کاپٹر کا سفر سادگی ہے تو پھر فضول خرچی کیا ہوگی؟ کیا عظیم رہنما بننے کا کوئی اور طریقہ بھی اپنایا جائے گا؟ نئے پاکستان میں عوام حکمرانوں کو سادگی پر عمل کرتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر خصوصی طیاروں اور فرسٹ کلاس سفر کو سادگی کہتے ہیں تو یہ چیزیں تو پرانے پاکستان میں بھی ہو رہی تھی۔ عوام تو حقیقی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور لاہور کی ہاؤسنگ سکیموں کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ہاؤسنگ سکیموں کو LNG کی بنیاد پر ٹیرف دے کر کنیکشن دیا جائے گا۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات ہم جان لیتے ہیں۔ شاہد سپرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد، آگاہ کیجیے گا اس سلسلے میں کیا پالیسی مرتب کی گئی ہے؟ لاہور کے رہائشیوں کے لیے بہت بڑی خبری سامنے آیا کہ اس سے قبل سوئی ناردرن گیس کمپنی کی جانب سے جتنی بھی رہائشی سکیمز ہیں ان کو جو گھریلو کنیکشن ہے وہ فراہم نہیں کیے جا رہے تھے، لیکن اب ایک پالیسی تیار کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جتنی بھی نیٹ ورکنگ ہوگی زیر زمین ہاؤسنگ سکیم کے اندر وہ مالکان کی ذمہ داری ہوگی، اور جیسے ہی مالکان کی جانب سے زیر زمین نیٹ ورکنگ مکمل کی جائے گی تو اس کے بعد SNGPL کی جانب سے وہاں پر کنیکشن کی تنصیب کی جائے گی اور اس کی بلنگ کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ SNGPL پر ہوگی۔ دوسری جانب اس میں دوسری جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی ہے کہ بعض اوقات جو نجی سوسائٹیز یا ہاؤسنگ سکیمز کے مالکان ہیں ان کی جانب سے جو ایکسٹرا بلاکس بنائے جاتے ہیں تو ان کے LDA کی جانب سے اپروول نہیں ملتی، تو SNGPL نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ ان بلاکس میں کنیکشن کی تنصیب کا کام کیا جائے گا جو LDA سے منظور شدہ ہوں گی۔ اگر وہ بلاکس جہاں پہ LDA کی منظوری نہیں وہاں پر مالکان کی جانب سے زیر زمین نیٹ ورکنگ بچھانے کے باوجود کنیکشن نہیں دیا جائے گا۔ یہ کافی عرصہ سے ایشو چل رہا تھا۔ وفاقی کابینہ جو گزشتہ ہے اس نے بھی اس کا فیصلہ دیا تھا کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کنیکشن دیا جائے، لیکن پالیسی مرتب نہیں کی جا رہی تھی، لیکن اب SNGPL کی جانب سے باضابطہ طور پر پالیسی کو مرتب کیا گیا ہے اور LNG کی بنیاد پر یہ کنیکشن فراہم کیے جائیں گے، اور یہ جو گھریلو صارفین ہیں وہ عام گیس سے مہنگی گیس جو ہے وہ LNG اس کی بنیاد پر اپنے میٹر لگوائیں گے اور بلوں کی ادائیگی کریں گے۔ جی شاہد سپرا بہت شکریہ، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
ایک جالے نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی پر بھٹو خاندان سے انوکھی محبت کا اظہار کر دیا۔ کراچی کے آغا فیروز نے گڑھی خدا بخش میں بھٹو اور بے نظیر شہید کی پیدائش سے آخری سفر تک کی نمائشی گیلری لگائی۔ اسی بارے میں تفصیلات کے لیے آپ کو عبدالخالق مخیری کی رپورٹ دکھاتے ہیں۔ بھٹو خاندان سے محبت کا انوکھا اظہار کیا کراچی کے جیالے آغا فیروز نے، جس نے شہید بے نظیر بھٹو کی 11ویں برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش بھٹو مزار پر نمائشی گیلری سجائی۔ گیلری میں بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پیدائش سے لے کر آخری سفر تک کی تصاویر رکھی گئیں۔ 15,000 تصویر میرے پاس ہے۔ اس نمائش میں بیوی صاحب اپنی والدہ کی گود سے قبر کی گود تک اور بھٹو صاحب اپنے والد کی آگوش سے لحد کی آگوش تک دونوں گریٹ لیڈر کی میں نے زندگی تصویر شکل میں دکھائی ہے۔ ان کی بھٹو صاحب کی پولیٹیکل اچیومنٹ، ان کے سیکریفائسز، واٹ ہی ڈن فار پاکستان، واٹ ہی ڈن فار ڈیموکریسی، تمام چیز تصویر شکل موجود ہے۔ بھٹو خاندان سے محبت کرنے والے جیالے آغا فیروز کا مطالبہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو آ کر اپنی والدہ اور نانا جان کی یادگار تصاویر لے کر بے نظیر بھٹو گیلری میں جمع کرائیں۔ یاد ماضی کو زندہ رکھنے والے منفرد لب و لہجے کے شاعر منیر نیازی کی آج 12ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں۔ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا۔ کسی کو اپنے ہم عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ وہم یہ تجھ کو عجب ہے اے جمال کم نما، جیسے سب کچھ ہو مگر تو دید کے قابل نہ ہو۔ کچھ وقت چاہتے تھے کہ سوچیں تیرے لیے، تو نے وہ وقت ہم کو زمانے نہیں دی۔